Hello everyone, a very good morning to all of you. Today is 15th of September and in this video I am going to talk about last 40 days of strategy for UP PCS Prelims 2024. जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करूंगा, अगर उसको आपने अपनी प्रिपरेशन के साथ में जो आप अगर कुछ टाइम से सिंसियरली कर रहे हो इम्प्लीमेंट कर लिया तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। बट वो बात वही है कि प्रोवाइडेड आपने कम से कम पढ़ाई ढंग से थोड़ा सा पहले से की हो। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो सिर्फ वीडियो देखने से आपका हो जाएगा। पॉइंट बाय पॉइंट में कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन में इन चीज़ों को अभी गलत कर रहे हैं तो अभी से भी आप यहाँ से अगर फिक्स कर लेंगे तो आपके पास 40 दिन हैं। चीज़ें अगर पहले से कर रखी होती है तो 40 दिन बहुत होते हैं। अगर चीज़ें पहले से बिल्कुल नहीं किए तो फिर 40 दिन में चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ये आपको हमेशा अपने दिमाग में क्लैरिटी रखनी है। सबसे पहला पॉइंट है करंट अफेयर्स का। देखिए करंट अफेयर्स के 150 क्वेश्चंस में से जो प्रॉपर यूपी पीसीएस में 200 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 40 से 45 क्वेश्चन हर हालत में आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलते हैं। 35 के आसपास जो क्वेश्चन होते हैं वो रेगुलर करंट अफेयर्स के होते हैं। 4-5 क्वेश्चन जो है वो यूपी के करंट अफेयर्स के होते हैं और बाकी जो 4-5-6 क्वेश्चन जो होते हैं वो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के होते हैं, जिसमें से बजट होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है या फिर जो करंट की कोई स्कीम होती है वो होती है, तो वो सब आपका इकोनॉमी के करंट अफेयर्स में आ जाता है। तो इन ऑल 45 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपको जो भी आपका 40 दिन बचे हुए हैं इसको आपको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक है 15 दिन यानी कि सेकंड हाफ ऑफ सितंबर, देन आपका है 25 दिन जो आपके अक्टूबर के हैं। 26 सितंबर में ऑब्वियसली आपका एग्जाम हो सकता है, 27 को तो है ही, 26 को भी एग्जाम आपका हो सकता है शिफ्ट में। तो 25 दिन जो है और इधर 15 दिन में इनमें करना क्या क्या है, उसको स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, देन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उसको समझिए। ये जो 15 दिन है इसमें करंट अफेयर्स जो भी है मेजर यानी कि इंपॉर्टेंट देखो करंट अफेयर्स में सब नहीं पढ़ना होता है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। तो जो 15 दिन आपके पास है ना इसमें मेजर करंट अफेयर्स को आप पढ़ डालिए। होगा क्या कि जब 20 तारीख के बाद 22 के अराउंड, 23 के अराउंड, 25 के अराउंड जब कभी भी आई दृष्टि आएगी तो उसके बाद जब आप फाइनली एक बार आई दृष्टि को देखोगे। अच्छा, आई दृष्टि को देखना एक बार जरूरी क्यों होता है? 90% लोग आई दृष्टि को पढ़ करके जाते हैं। जो इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो आसान से क्वेश्चंस हैं, वो हर बच्चा सही करेगा तो आपको भी सही करने हैं, नहीं तो आप पहले ही रेस से बाहर हो। इसलिए हर व्यक्ति ऑलमोस्ट उसको आई दृष्टि को एक बार देख लेता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये फैक्ट कि हमने ये सोर्स किया था, हमने वो सोर्स किया था। लोगों ने अगर 2 सोर्स भी कर रखे होते हैं ना वो भी आई दृष्टि एक बार एंड में देखते हैं। अब वो बात अलग है कि वो आपसे बताए ना, वो बात एक अलग है। तो आपने कोई भी सोर्स किया हो आप उसको करते रहिए, साथ में आई दृष्टि देख लीजिएगा। चाहे आपने क्रॉनिकल किया हो, चाहे आपने प्रत्युत्तर दर्पण किया हो, चाहे आपने SCS से किया हो, चाहे आपने ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू किया हो, कहीं से भी किया हो, घटनासार से किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको करते रहो। बट साथ में एक बार आई दृष्टि देख लेना। लेकिन आई दृष्टि जब आएगी तब आप अगर आप उसको डायरेक्ट करोगे और अपने किसी पहले सोर्स से आप करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ोगे तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाएगी। 1-2 बार आप जल्दी पढ़ोगे, उसमें आप उस इन्फॉर्मेशन को ढंग से रिटेन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 1-2 बार में आप इन्फॉर्मेशन से सिर्फ फैमिलियर होते हो, आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप उसको नहीं निकाल सकते जनरली, इसलिए उसको बार रिवाइज करना पड़ता है क्योंकि करंट अफेयर्स नया होता है। तो इन 15 दिनों में करंट अफेयर्स मेजर जब आप पढ़ लोगे तो जब आप आई दृष्टि से एक बार स्कैन करोगे ना तो चीज़ें आपको नई नहीं लगेंगी। मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें मैं करंट अफेयर्स डेली करा रहा हूँ आपको। कभी एक दिन बीच में गैप भी हो जाता है तो अगले दिन 2 वीडियो आ जाते हैं, तो वो कवर चल रहा है बेसिकली वो, और वो आपके एग्जाम तक चलता रहेगा। 4 लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, प्लेलिस्ट अलग से है करंट अफेयर्स की। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, देखोगे, लाइन से आपको वीडियो अलग से मिल जाएंगे। 4 वीडियो हैं, देख डालो। टू द पॉइंट बात करता हूँ, अगर वीडियो देखोगे तो ये चीज़ जान जाओगे कि सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाया है, उसमें इधर उधर की बातें नहीं की है और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये भी फिल्टर कर दिया है। यार आपको हेल्प मिलेगी। एक बात और याद रखना, जो आई दृष्टि आती है ना वो कोई अलग से नई मैगजीन नहीं होती है। घटनाचक्र की, घटनाचक्र अपनी एक बहुत अच्छी मैगजीन निकालता है बाई मंथली। तो आई दृष्टि क्या होता है कि जब वो बाई मंथली मैगजीन निकालते रहते हैं ना, एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले या 2 महीना पहले बाई मंथली मैगजीन नहीं आती है। जैसे सितंबर में बाई मंथली मैगजीन नहीं आई है घटनाचक्र की, तो अब वो क्या करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरा आई दृष्टि में कंपाइल कर देते हैं सारे बाई मंथली मैगजीन्स को। जैसे 1 साल की जो बाई मंथली मैगजीन आई ना, जैसे 6 आई, तो उन 6 को उन्होंने एक तरीके से कंपाइल कर दिया और जो एक्सप्लेनेटरी टॉपिक्स होते हैं ना उनको हटा दिया, उनको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दे दिया। तो ये चीज़ है आई दृष्टि। अगर आपने पहले से बाई मंथली मैगजीन को पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 90% आपका कंटेंट जो है 95% वो सेम होगा, सिर्फ सितंबर की चीज़ें नई होती है। मैं जो चीज़ें करा रहा हूँ उसको अगर आप कर लोगे तो जब आई दृष्टि आएगी ना तो आई दृष्टि आपकी 90% ऑलरेडी खत्म होगी। आप आई दृष्टि को उठाओगे, आपको लगेगा ये तो मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ, ये तो मैंने पहले वीडियो से किया हुआ था। तो उन वीडियोस को देख डालो, बहुत हेल्प मिलेगी। मैं कुछ और भी पढ़ा सकता था, बता सकता था, और भी चीज़ें करा सकता था, लेकिन एक बात समझो, 40 से 45 क्वेश्चन करंट में आ रहे हैं। अगर 38 के आसपास क्वेश्चन या 35 के आसपास क्वेश्चन भी कर ले जाते हो ना तो वो एक बहुत बड़ी लीड होती है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे हेल्प मिलेगी। वीडियोस देख लेना, साथ में सोर्स पढ़ते रहो और इंपॉर्टेंट पढ़ना। जो चीज़ें एग्जाम में आती हैं वो पढ़ो। इंडेक्स आ रही है तो इंडेक्स देखो, रिपोर्ट आ रही है तो रिपोर्ट देखो, इंपॉर्टेंट डे आ रहे हैं तो वो देखो, इंपॉर्टेंट डे की थीम आ रही है
तो वो देखो, अगर कोई इंपॉर्टेंट समिट हुई है वो पूछी जा रही है तो देख लो। अगर मेजर लोकेशंस हैं जैसे बेंगलुरु है, मैंगलोर है, कानपुर है, मुंबई है, दिल्ली है, नोएडा है, अगर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं तो वो देख लो इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अगर इंटरनेशनल लेवल पे कजाकिस्तान में कुछ हुआ है, न्यूयॉर्क में कुछ हुआ है, अगर वाशिंगटन डीसी में कुछ हुआ है, अगर कंपाला में कुछ हुआ है, युगांडा में, तो आपको वो पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अगर वर्ल्ड वाइड कोई ऐसे स्टेट हैं, कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, फर्स्ट फीमेल पीएम बने हैं, या अगर कोई लगातार 3 बार से प्रेसिडेंट या पीएम जीत रहे हैं तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे जो जुडिथ सुमिनवा तुलुका है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहाँ की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है और ये किस कंट्री की है, तो यू शुड क्लियरली नो कि भाई इसका ये आंसर होगा। तो इस तरह से करंट अफेयर्स आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, अब जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पॉइंट आता है वो ये आता है टेस्ट सीरीज का। देखिए, प्रिपरेशन आप पूरे साल करते हो या जो भी आप मान लीजिए आप 3 साल से 3 महीने से आप तैयारी कर रहे हो, तो आप लगातार इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहे थे, ठीक है, लगातार आप पढ़ रहे थे, पढ़ते आप हो, लेकिन आप अपनी गलतियों को नहीं देखते हो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू जान पाते हो। अगर आप टेस्ट पेपर नहीं लगाओगे, आपको ये पता नहीं लगेगा कि आप कितने अटेम्प्ट करते हो, तो आपके कितने नंबर नेट में सही आते हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, और पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। जो पेपर का प्रेशर है, जो एंजाइटी पेपर से होती है, जो स्ट्रेस पेपर में क्वेश्चन से मिलता है आपको नए, उससे कैसे डील करना है ये आप नहीं जान पाओगे अगर आपने टेस्ट पेपर्स पहले नहीं दिए हैं। तो पढ़ाई पूरे साल करते हो, पढ़ाई 6 महीने से कर रहे हो, लेकिन टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट देने से जो फुल लेंथ टेस्ट आप जब देते हो ना, तो उसमें आपके 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपको यूपी के भी मिल रहे हैं, 10 क्वेश्चन एनवायरमेंट के भी मिल रहे हैं, 20 क्वेश्चन पॉलिटी के भी मिल रहे हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स के भी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका जो माइंडसेट है ना, जो आपका माइंड है वो अलाइन होता है एग्जाम फॉर्मेट के, जैसे आपके 150 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आप फुल लेंथ टेस्ट जब आप देते हो तो उससे आपका एग्जाम टाइप का आपका जो माइंड है वो काम करने लगता है। आपको ये नहीं होता है कि मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, अब सडनली मेरे को पॉलिटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपके साथ ये होता होगा, आप लगातार जब 3 दिन पॉलिटी पढ़ते हो, चौथे दिन जब आपको हिस्ट्री पढ़नी होती है, तो अंदर से आपके यहाँ से एक रेजिस्टेंस आती है, आपको मन नहीं करता है, थोड़ा सा आप हिचकिचाते हो, थोड़ा सा हेजिटेट करते हो, यार कल पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, कुछ और करने लगते हो, 4-5 घंटे वेस्ट भी करते हो, होता है ना ऐसा। वो आपका माइंडसेट अलाइन होता है टेस्ट सीरीज के थ्रू, और टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी एक्यूरेसी जान पाते हो। आपको जो अपनी गलतियां पता लगेंगी ना कि आप ये सिली मिस्टेक कर रहे हो, आपने जैसे OMR गलत भरी, या आपने कुछ क्वेश्चंस में ढंग से पढ़ा नहीं और आपका गलत हो गया, या कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ईजी थे और आपने ओवरथिंकिंग के चक्कर में गलत किए, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है येट आपने अभी तक पढ़े नहीं है, तो आप उन पर काम कर पाओगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को लोड करते रहोगे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते रहोगे और कभी भी टेस्ट नहीं करोगे जो आपने पढ़ा है, तो आप नॉलेज को अप्लाई करना नहीं सीखोगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एप्टीट्यूड है ये, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ये आपको समझना पड़ेगा। और नए क्वेश्चंस, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन, स्ट्रेस देने वाले क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आएंगे। वो जांचने के लिए ही होते हैं कि जो कैंडिडेट है, जिसको हम सर्विसेज के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, जिसको हम प्रीलिम्स एग्जाम के थ्रू एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्या उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, क्या वो इतना योग्य है कि उसके पास ये एप्टीट्यूड हो कि वो नई चीज़ों से डील कर सके, अगर कोई नई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व कर सके, वो भी स्ट्रेस के अंदर। जब स्ट्रेस होता है उसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हो, आपका दिमाग यानी कि जो बेसिक दिमाग है आपका, जो कॉमन सेंस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो आपका कितना काम करता है, ये आपसे चेक किया जाता है। और ये टेस्ट सीरीज के आप थ्रू सीखते हो, इसलिए टेस्ट पेपर जरूर लगाओ, आपको बहुत फायदा होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट यार पॉइंट ये है कि करंट अफेयर्स के 40 से 45 क्वेश्चंस के बीच में आपके हो गए, बट इसके बाद में जो सेकंड और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो पॉलिटी और ज्योग्राफी है। पॉलिटी के 18 से 20 क्वेश्चन गारंटीड हैं कि वो आएंगे ही आएंगे। ये पैटर्न रहा है यूपीपीसीएस का पिछले 4-5 साल का कि 16 से लेकर के 22 क्वेश्चन के बीच में आते हैं। इस बार भी आपको इसके बीच में देखने को मिलेंगे। तो जब इतने क्वेश्चन आ रहे हैं और वो बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, मतलब उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, इसके अलावा सिटीजनशिप हो गया, पंचायती राज हो गया, कमिटीज हो गई कुछ, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, या जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, या जो भी टॉपिक्स आपके न्यूज़ में रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर डेप्यूटी चेयरमैन जो है आपकी, या राज्यसभा के जो राज्यसभा के अगर मान लीजिए कोई बहुत वहाँ की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर वो न्यूज़ में रहे हैं, लोकसभा के अगर स्पीकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। इनको अपने थ्रू भी प्रोडक्ट है ना, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। इसलिए इनके क्वेश्चन को गलत मत करना। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें से 17 आप बहुत आराम से कर सकते हो अगर आपने एक सोर्स को ढंग से पढ़ा हुआ है, और वो भी फिल्टर करके। जो टॉपिक्स मैंने जिनकी बात की ना, इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप जानते हो उन्हीं को पढ़ना होता है। तो पॉलिटी को इग्नोर मत करना, उसको प्रायोरिटी पे तैयार करना। सेकंड इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट आ जाता है करंट अफेयर्स और पॉलिटी के बाद में ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड है। इंडियन में कुछ बहुत सिलेक्टेड चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना है, घटना चक्र भी कर लोगे ना डिसेंट वे में, तो आपकी चीजें निकल जाएंगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी के कंपेरिजन में टफ होती है, उस पर आपको मेहनत करनी है। उस पर अगर
मेहनत कर ले जाओगे तो इसमें भी सेम रेशियो है, 20 से 22 क्वेश्चन गारंटीड आने हैं और इसमें चांसेस बहुत अच्छे होते हैं आपके क्वेश्चन को सही करने के अगर आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा कहीं अंदर से ऐसा कुछ पूछ लेंगे जो आपको मालूम नहीं होगा। हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एग्जाम में नहीं आते होंगे, आपने कितना भी पढ़ाई की है तो, जो आपके बेसिक सोर्सेज है उनसे। जबकि हिस्ट्री में ऐसा नहीं है, हिस्ट्री में जो आपके बेसिक सोर्सेज है उनसे आप पढ़ करके कितना भी पढ़ के जाओगे उसके बाहर से क्वेश्चन आना तय है, श्योर है कि उसके बाहर से क्वेश्चन आने हैं। एंशिएंट में भी 1-2 आएंगे, मिडिवल में भी 1-2 आएंगे, मॉडर्न में भी 1-2 आएंगे। तो इस तरह से उसके 5-6 क्वेश्चन खराब हो जाते हैं। बट ज्योग्राफी के केस में ऐसा केस नहीं है, इसमें अगर आप इनपुट दोगे तो आपका आउटपुट अच्छा आता है। तो पॉलिटी और ज्योग्राफी पर अपनी कमांड बनाओगे तो आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल जाएंगे। 18 के आसपास पॉलिटी निकाल सकते हो, ज्योग्राफी में भी 17-18 के आसपास क्वेश्चन निकाल सकते हो। और बाकी आपने अगर 35-38 करंट अफेयर्स में निकाल लिए तो आप देख रहे हो आप कट ऑफ क्लियर करने के बहुत पास आ गए हो। इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपका एनवायरमेंट है। जिस तरह से पॉलिटी और ज्योग्राफी है ना, उसी तरह से सेम एनवायरमेंट है। जो पैटर्न है ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा बदलता नहीं है, शॉर्ट टॉपिक्स हैं, उनको आपने अगर पढ़ा हुआ है तो उन्हीं से क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि एनवायरमेंट में वही इंपॉर्टेंट ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ही इंपॉर्टेंट है, की स्टोन स्पीशीज ही इंपॉर्टेंट है, नीश ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पोल्यूशन है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा ओजोन डिप्लीशन, आप ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये पूछी जाएंगी। तो इनको अगर आपने तैयार कर लिया तो बहुत इजीली आप नंबर फेच कर सकते हो। आपको पता है कि जो रामसर साइट्स है हमेशा 1, 2, 3, 4 ऐड होती रहती हैं। रामसर साइट से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, कोई ना कोई 1 या 2 जो टाइगर रिजर्व है वो हमेशा जब आपका एग्जाम होता है तो उस तक ऐड हो जाते हैं, उनको देख लेना है। इसके अलावा जो नेशनल पार्क है वो आपको मेजर देख लेने हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, जिसको आप मिसलेनियस में देखते हो तो बहुत डर जाते हो, लेकिन वो एक्चुअली एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, बहुत पक्का क्वेश्चन होता है। उसको पढ़ करके जाओगे आपके गारंटीड क्वेश्चन बनने हैं। इन सब क्वेश्चंस को आप गलत करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने देखा कि आप करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट को अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो आपको कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ चुका होगा, क्योंकि 70 से 80 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके हाथ में होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि इतना करने के बाद में आप यूपी स्पेशल के स्टैटिक क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अगर आपसे यूपी की बेसिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाएगी, यूपी की बर्ड सेंचुरी पूछी जाएगी, यूपी की जो बहुत बेसिक अगर आर्टिस्ट हैं, कोई कल्चर से रिलेटेड कोई लोग हैं, अगर उनके बारे में पूछा जाएगा तो आप छोड़ देंगे। लखनऊ में कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं बेसिक, या नोएडा में कौन कौन से मेन इंडस्ट्री है, या प्रयागराज में अगर कोई बहुत पॉपुलर आश्रम है, या कोई अगर बहुत पॉपुलर म्यूजियम है, तो इस तरीके की चीज़ें तो आपको मालूम है ना। हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश का कहाँ है, संस्कृत संस्थान कहाँ पर है, सिंधी के लिए अकेडमी कहाँ पर है, उर्दू लैंग्वेज कब ऐड किया गया, फोक ड्रामा, फोक डांस, ये जो इस तरीके की कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं ना यूपी के संदर्भ में, वो तो आपको पता भी है और इन सबसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इनको बहुत आप इजीली कर ले जाओगे। यूपी की नदियां पूछते हैं, किसका कहां पर संगम हो रहा है, कॉन्फ्लुएंस किसका कहां पर हो रहा है, यही चीजें आपसे पूछी जाती है। यूपी के अंदर कुछ ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, सोन है, गंगा है, यमुना है। अगर आपने इनको भी पढ़ लिया कि गंगा के किनारे कौन कौन से शहर हैं, किसका कहां पर संगम हो रहा है, हमीरपुर है तो उसके किनारे कौन कौन सी नदियां हैं। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उन पर अगर कोई डैम बने हुए हैं तो आपको डेफिनेटली देख लेने हैं। स्पेशली जो आपका झांसी वाला रीजन है, ललितपुर वाला रीजन है, या जो आपका बांदा वाला रीजन है, हमीरपुर वाला, महोबा वाला रीजन है, वहाँ पर जो नदियाँ हैं, जैसे अगर यमुना है कहाँ पर संगम हो रहा है, क्या हो रहा है, और वहाँ पर अगर कोई डैम है तो उसको आपको देख लेना है। जैसे अर्जुन बांध है तो आपको देख लेना है, जो झांसी में बांध है वो कौन सा है वो आपको देख लेना है। तो यही सारी चीज़ें आएंगी। स्टैटिक के 6 से 7 क्वेश्चन डेफिनेटली यूपी के आते हैं। 5 क्वेश्चन तो गारंटीड है कि इस बार भी आएंगे। 5 में से आप आराम से 4 क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपने बेसिक चीज़ों को पढ़ रखा है। मेरे वीडियोस देख लोगे, उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप सही कर लोगे। करंट उसके बाद आ जाता है सेंसस। वही पिछले 8 साल से 9 साल से चीज़ें लगातार एग्जाम में आपके पूछी जा रही हैं। ढंग से अगर आपने सेंसस को 1-2 बार 2-2 घंटे देकर के पढ़ लिया, जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनको आपने कर लिया, जो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सेक्स रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, या फिर अगर लिटरेसी इंपॉर्टेंट होती है, SC ST के संदर्भ में जो रेशियो है वो अगर इंपॉर्टेंट होता है, तो इनको आपको देख लेना है। जो डिकेडल ग्रोथ होती है 10 साल में कहीं पर अगर ग्रोथ हुई है तो वो आपको देख लेना है, यूपी के पर्सपेक्टिव से भी और ऑल ओवर इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी। इतना अगर आपने कर लिया तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर 4 क्वेश्चन सेंसस से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो आप इजिली वहाँ पर कर ही सकते हो। इसके अलावा जनरल साइंस, देखिए जनरल साइंस में कभी क्वेश्चन 18 से 20 भी आ जाते हैं, कभी उसमें 12 क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा, इसमें चीज़ें बदलती तो बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टैटिक का पोर्शन है, तो अगर आपने लूसेंट या घटनाचक्र को कर लिया तो इजीली क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन साइंस के टफ भी होंगे, इसको मान के चलो, ये होता ही होता है। बायो के आपके 1-2 क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, या केमिस्ट्री के भी आ सकते हैं और फिजिक्स के भी आ सकते हैं। तो साइंस में बहुत ज़्यादा परेशानी, ये सोच करके मत जाना कि अगर 20 के 20 आएंगे तो मैं सही कर लूँगा क्योंकि स्टैटिक का है, ऐसा नहीं होगा। कई बार 1-2-4 क्वेश्चन टफ भी आ जाते हैं, बहुत रैंडम आ जाएंगे। आपको लगेगा
लगेगा कि आपको आता है ये, बट आप उसमें जब आंसर मारोगे तो वो गलत निकलेगा। लेकिन जो शॉर्ट वाली चीज़ें होती हैं, जो पूछता ही पूछता है, जैसे विटामिन है या हार्ट के बारे में है, ब्रेन के बारे में है, ग्लैंड्स के बारे में है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, इन सब के बारे में जो पूछता है ना, जैसे लंग्स वगैरह के बारे में बहुत बेसिक पूछ लेता है, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है या एनिमल फिजियोलॉजी थोड़ा बहुत अगर पूछ लेता है, कोई प्लांट्स के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इजीली डूएबल है, जिनको आप कर सकते हो। इसके बाद इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो सर्टेन कुछ टॉपिक है स्टैटिक के, और बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे जो करंट के आते हैं वो 5 से 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें बजट इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो ऑब्वियसली आपने करंट अफेयर्स में तैयार किया होगा, तो वो आपका प्रॉब्लम आपको करेगा नहीं। स्कीम आती है, स्कीम में ध्यान रखना, स्कीम 2 तरीके की है। स्कीम एक आती है जो करंट में चल रही होती है, जो बजट में या तो इंट्रोड्यूस की गई होती है या उसके बारे में पिछले 6 महीने में 8 महीने में बात की गई होती है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जैसे मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना है, अब मान लीजिए राजस्थान की स्कीम है विश्वकर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इट कैन बी आस्क्ड, बहुत रिसेंट में अभी रिसेंटली ये हुई है, ठीक है। कुछ स्कीम ऐसी होती है जो पिछले 4 साल पुरानी है या 2 साल पुरानी है, मान लीजिए पीएम गति शक्ति है, अब वो इंपॉर्टेंट है तो वो अगले 2 साल बाद भी आती रहेगी। तो कुछ स्कीम तो ऐसी हैं जो एवरग्रीन है, उनको आपको इंपॉर्टेंट है वो देख के जाना है, और जो नई 6-7 महीने 8 महीने में चली है वो देख के जाना है। बाकी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इसके बाद से आपको इकोनॉमी में करंट अफेयर्स जनरली देखने को नहीं मिलेगा। इंडेक्स और रिपोर्ट वगैरह जो आती हैं उनको आप करंट अफेयर्स में भी प्योरली डाल सकते हो, कुछ अगर वो इकोनॉमी से रिलेटेड है तो आप उनको इकोनॉमी में भी डाल सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है इकोनॉमी का वो बहुत डूएबल होता है। इन्फ्लेशन हो गया, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके टाइप्स हो गए, इसके अलावा जो कुछ आपकी संस्थाएं हैं जैसे नाबार्ड वगैरह हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक वगैरह हो गया, सेबी हो गया, सिडबी हो गया, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर कहाँ पर है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन वगैरह जो चीज़ें हैं, 5 ईयर प्लान वगैरह जो हैं, 5 ईयर प्लान में कौन सा मॉडल लगाया गया था, 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था, जो टेन्योर बेसिकली जो था, मतलब जो किस समय तक वो थी, वो अगर आपको याद है तो इनसे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। नीति आयोग को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जब योजना आयोग को यानी कि प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के थ्रू रिप्लेस किया गया था, तब से फिर नीति आयोग लगातार इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर वो कोई रिपोर्ट निकाल रहा है, किसी चीज़ के बारे में वो इंडेक्सिंग कर रहा है, कोई अगर वो नई चीज़ कर रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। जो आपका फाइनेंस कमीशन वगैरह है 16वां वाला, वो आपको देख लेना है, उसके मेंबर्स वगैरह देख लेने हैं, ये सब आपका तैयार होता रहेगा अगर आप टेलीग्राम चैनल अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल को भी फॉलो कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डालता रहता हूँ। तो आप इस तरह से देख रहे हो कि आपके जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके इस तरह से तैयार हो जा रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो रिवीजन है, यार देखो रिवीजन का सीधा फंडा है कि अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया हुआ है तो जो आपके इजी क्वेश्चंस आते हैं वो गलत नहीं होते हैं। आपका प्राइमरी गोल ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप नई चीजें एग्जाम के 2 दिन पहले तक पढ़ते रहोगे। आपका जो एम है वो ये है कि आपको एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालने के लिए रिवीजन जितना अच्छा होगा, इजी क्वेश्चन उतनी जल्दी अच्छे होंगे, तो आप और लोगों से लीड बना पाओगे। अगर कोई टफ क्वेश्चन आता है तो वो आपके लिए टफ नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी टफ है। कुछ लोगों के लिए वो ईजी है लेकिन बाकी सबके लिए वो टफ है, तो वहां से आप लोगों से पीछे नहीं होते हो। लेकिन जैसे ही आपने 5 या 6 इजी क्वेश्चन को गलत किए, सीधे आप 15-20 नंबर से लोगों से पीछे हो, और ये आप 1-2 लोगों से नहीं, सीधे 10-20-30 हज़ार लोगों से पीछे होते हो। आप रेस से बाहर हो, उसी समय आप बाहर हो। फिर आप तभी रेस में आओगे जब आप जो टफ क्वेश्चन जो वो लोग गलत कर रहे हैं जब आप वो सही करते हो, और उसको सही करना अपने आप में एक चैलेंज होता है, कहीं ना कहीं वो भी आप गलत करते हो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, रिवीजन आपको बढ़ा देना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सीसेट को आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपके जो सेक्शंस हैं आप अपना पहचानो, अपने बारे में जानो कि आपके कौन से सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन से सेक्शन वीक है, और उसके हिसाब से एक स्ट्रेटजी बनाओ। मेरा ऑलरेडी एक वीडियो सीसेट का, उसको आप देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा किससे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे उनको डील करना है। उसके हिसाब से अपना एक प्लान बना लो। अगर आप सीसेट में बहुत वीक हो तो अभी से थोड़ा ध्यान दो। अगर आप इतना वीक नहीं हो, आपको लगता है यार चीज़ें डूएबल है, मैनेजेबल है, मैं कर लूँगी, इतना इशू नहीं है, तो आप आराम से अक्टूबर में शुरू करना। जो पहला हफ्ता होगा अक्टूबर का, उसमें कुछ चीज़ें कर लेना, सेकंड हफ्ते में कर लेना, देन थर्ड हफ्ते में कर लेना, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। इतना ज़्यादा लोड उस चीज़ का नहीं लेना है, लेकिन जो गेम प्लान है वो आपको समझ में आना चाहिए। कैसे अपने गेम प्लान को आप एग्जीक्यूट करने वाले हो ये आपका क्लियर होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, माइंड में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस टाइम पर आपको सेल्फ बिलीव रखना है। बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको मार्केट में किताबें देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स की मैगजीन देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शंस के बहुत सारे सोर्सेज आएंगे। आपको ध्यान रखना है, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है, जो बेसिक पिलर्स होते हैं प्रिपरेशन के, जो फंडामेंटल्स हैं, जो चीज़ें सही से करनी होती हैं, अगर आपने उनको किया है, जो चीज़ें नहीं करनी है आपने उनको कंफर्टेबली इग्नोर किया है, आपने उनको दूर रखा है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। आपको अगर भरोसा नहीं होगा तो जो आप 4 ऑप्शंस लगा रहे हो ना, उसमें आप डाउट करते रहोगे। तो सबसे पहले अपने अंदर आप ये चीज़ कॉन्फिडेंस रखो कि अगर मैंने पढ़ाई की है तो मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। हर चीज़ आपको अगर टिप पे याद नहीं है तो परेशान मत हो। ये हाई स्कूल इंटर का एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है जहां पर आपको ईच एंड एवरी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिमेंबर करना है, वो भी एग्जैक्टली। कुछ चीज़ें आपको शॉर्ट याद होनी चाहिए, बाकी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ओवर द पीरियड, जो आपने प्रिपरेशन से सीखी है, वो हेल्प करती है। आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें हैं। तभी आपने देखा होगा कभी कभी आप कुछ दिन तक कोई चीज़ नहीं पढ़ते हो, लेकिन आपने अगर पहले पढ़ी है, जब आप दोबारा उस चीज़ को देखते हो तो आपको लगता है ये चीज़ मैंने सुनी है, ये चीज़ मैंने देखी है, ये चीज़ मैंने कहीं तो पढ़ी है। आपका
आपका दिमाग तुरंत हिंट देता है क्योंकि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में है, आपको उसको पकड़ना आना चाहिए। तो जो आपका थिंकिंग पैटर्न है ना, उसको आपको ऑब्वियसली ऑब्जर्व करना है कि यार मैं कैसे गलत करता हूँ यहाँ पर। अगर कोई मैंने क्वेश्चन गलत किया तो मैंने कहाँ पर ऐसा क्या सोचा कि मैंने इसको बदल दिया। मेरे दिमाग में ये थॉट तो आया था, ये चीज़ तो आई थी कि इसका ये ऑप्शन सही होगा, बट मैंने उसको बदला। ऑब्वियसली इस चीज़ पर काम करना है। तो यहाँ पर सेल्फ बिलीफ जो होता है ना, जो खुद पर भरोसा होता है, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से जो समय चल रहा है 40 दिन का, इसमें अपने सोर्स मत बदलना। थोड़ा बहुत सोर्स है, कुछ आपको लग रहा है कि इससे मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, ये मैंने गलत सोर्स ऑप्ट किया था, उसको आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे उस पर अगर आप फोकस करोगे ना, अपना मटेरियल फिक्स करोगे, तो उससे आपको रिटर्न मिलेगा, रादर देन कि आपने आज कोई चीज़ पढ़ी, कल आपने कोई और चीज़ पढ़ी, फिर 4 दिन बाद आप कोई और मैगजीन ले आए, कोई और सोर्स ले आए, और फिर आपने 8 दिन बाद कोई और हिस्ट्री की किताब पढ़ ली, फिर आपने ज्योग्राफी की किताब पढ़ ली। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। एक टेस्ट पेपर लगा रहे हो, किसी एक टेस्ट सीरीज के लगा लो, करंट अफेयर्स लगा रहे हो, 1-2 का जो है पढ़ो, जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो। जो पढ़ोगे सॉलिड पढ़ोगे तो हमेशा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि सब नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। 40 दिन जब बचे होती है ना, तो हर चीज़ नहीं पढ़ी जाती है, ना ही आप हर चीज़ को रिवाइज कर पाओगे। लेकिन आपको प्रायोरिटाइज करना है कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर लिया बहुत ढंग से, तो आप वही पढ़ोगे जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, और वही आपको बेसिकली एग्जाम पास कराएगा। आपको 150 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 150 में 150 सही नहीं करने हैं, आपको समवेयर अराउंड 100 क्वेश्चन नेट में सही करने हैं। तो उसमें अगर 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे आप गलत कर भी देते हो या छोड़ भी देते हो तो इतना कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका गोल है वो आपका पूरा हो जाए, जो आपका टारगेट है वो पूरा हो जाए। नेट में 100 क्वेश्चन आपके आ जाएं, जो गलत वाले क्वेश्चन है उनको हटाने के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। मैं लगातार जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो ये प्रायोरिटी की बात होती है ना, ये मैं पीवाईक्यू के थ्रू आपको समझाता चल रहा हूँ। मैंने एपीओ के 2 पार्ट में वीडियो बनाए हुए हैं, बताया हुआ है, उसको देख सकते हो आप। प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, उसमें वीडियो है, डेली बेसिस पर डाल रहा हूँ, लेटेस्ट वीडियो में सर्च करोगे मिल जाएगा। इसके अलावा पीसीएचजे का भी मैं वीडियो आज से शुरू करने वाला हूँ, उसको मैं पूरा बता दूंगा। जो भी और भी इंपॉर्टेंट पेपर है उनको भी करा दूंगा। आरओ 2023 का जो पेपर था ना, लेटेस्ट पेपर जो हुआ था, उसको भी मैं एनालाइज करके बता दूंगा, और जो एग्रीकल्चर वाला है उसको भी मैं आपको एनालाइज करके बता दूंगा। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं आपके लिए प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ। बट बात वही है, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो अगले 40 दिन होने वाले हैं, इसमें जो भी वीडियोस आएंगे उसमें टू द पॉइंट काम की चीजें बताऊंगा, इधर उधर की फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा। इसलिए अगर आप देखोगे तो आपको फायदा होगा। टेलीग्राम मैंने आपको बताया था, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। अगर आपको इस वीडियो से, ये जो 20 मिनट का 21 मिनट का वीडियो है, कुछ भी फायदा हुआ हो या आपको लग रहा हो कि हाँ इससे आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपकी प्रिपरेशन में हुआ है या हो सकता है, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये मुझे भी मोटिवेट करेगा, आपके लिए लगातार वीडियोस बनाने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।